नमस्ते दोस्तों, आप सभी साथियों का M10 स्टडी में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग हर एक टॉपिक का फिजिक्स चैप्टर का जो है उन सारी टॉपिक को हम लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे ध्वनि का। तो चलिए पहले प्रश्न को हम लोग शुरू करते हैं। और ये देखिए, जो भी प्रश्न है आपको NCERT बुक से ही निकाला गया है और इसको प्रश्नों को ला करके आपके सामने रखने का मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर बिहार पॉलिटेक्निक या झारखंड पॉलिटेक्निक या दिल्ली पॉलिटेक्निक, ठीक है, या किसी भी अदर स्टेट के पॉलिटेक्निक अगर उठाएंगे तो उसमें ध्वनि से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है। ठीक है, सिर्फ आपको न्यूमेरिकल के लिए मैं एक अलग से बैच चलाऊँगा ताकि आपको अलग से कवर हो पाए। ठीक है, समय कम लगे इसके कारण मैं इसमें न्यूमेरिकल को नहीं इंक्लूड किया हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न इस प्रकार है। देखिए, माध्यम दिया हुआ है और इस माध्यम में आपको सजाना है आरोही क्रम में। ठीक है, फर्स्ट में जल है, सेकंड इस्पात है, थर्ड क्या है नाइट्रोजन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। फर्स्ट में आपको क्या होगा नाइट्रोजन, सेकंड होगा जो है से जल और थर्ड में इस्पात। आपको आरोही क्रम में सजाना था। ठीक है, देखिए आप ये जान लीजिए कि जिस माध्यम का घनत्व अधिक होगा उसमें ध्वनि की चाल क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, और निर्वात में ध्वनि की चाल कितना होती है, निर्वात में ध्वनि तो गमन ही नहीं करती है, लेकिन वायु में ध्वनि का वेग जो होता है वो होता है 332 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोग। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, इसमें भी आपको बताना है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। तो ध्वनि का वेग अधिकतम होगा धातु में, किस में होगा, धातु में होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपको। चलिए, यदि VA मतलब एयर, VW मतलब चाल दिया है, एयर में चाल दिया है, वाटर में चाल दिया है और आपको स्टील में चाल दिया है, मतलब इस्पात में चाल दिया है, तो ध्वनि की गति है इसमें बताना है आपको। इसमें आपको बताना है तो इसमें सबसे अधिक जो होगा वो इस्पात में होगा, इसके बाद किस में होगा, जल में, और इसके बाद हवा में। चलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आपको सही है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपको सही होगा। चलिए अगला प्रश्न चौथा, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि गति अधिकतम रहेगी। आपको बताना है कि 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर अधिकतम ध्वनि की गति जो है किस में होगी, तो होगा ऑप्शन नंबर डी लोहा में। किस में होगा, ऑप्शन नंबर डी लोहा में। सबसे अधिक क्या है, लोहा में होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग है ध्वनि तरंगे। आपको इसमें बताना है कि ध्वनि तरंगे पूछ रहा है इसके बारे में। ऑप्शन ए में निर्वात में चल सकती है, तो ये तो क्या होगा, एक गलत हो जाएगा कि निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चलती है। केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, ऐसा नहीं है, ठोस में भी चलती है, द्रव में भी चलती है और गैस में भी चलती है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत ही कर देंगे हम लोग। ऑप्शन है केवल गैस में चलती है, ये भी क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और डी में है ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपको सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती। इसमें बताना है किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती। देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि निर्वात में ध्वनि नहीं प्रवाहित होती, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा छठा प्रश्न का। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। ध्वनि तरंगे कहाँ नहीं चल सकती, तो ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती है। ठीक है दोस्तों, ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती है। ऑप्शन नंबर डी, सात का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आठवां, म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को, देखिए म्यूजिक जो सिनेमा हॉल होता है उसकी बात कर रहा है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, तो उसके लिए ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। दीवार क्या होना चाहिए, उसके लिए जो हॉल हो वो क्या करना चाहिए, ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए ताकि इको ना हो पाए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, 8 का डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वो कितना दूरी होना चाहिए, तो उसके बीच जो दूरी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 16.5 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगर आप ध्वनि को पढ़े होंगे तो आप आसानी पूर्वक इसको आंसर दे सकते हैं। मैंने इस पर वीडियो बनाया है। ठीक है, अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाइएगा मैंने चैनल के प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट के जो फिजिक्स का प्लेलिस्ट है इसमें आपको साउंड का 3 या 4 पार्ट मिलेंगे। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है। देखिए ध्वनि में वायु का वेग जो है वो अनुमानता कितना है, ध्वनि का वेग जो अनुमानता 330 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हम लोग हैं। 12वां, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बातें नहीं सुन सकते, ऐसा क्यों होता है।
देखिए चंद्रमा पर क्या है कि चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं है, इसके कारण हम नए लोग दो व्यक्ति आपस में बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए दोस्तों, ये जो भी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस प्रश्नों को आप ध्यान से करें और कॉपी कलम पर आप खुद बनाते चले और अंत में आप कैलकुलेशन करें कि आपने कितने प्रश्न को सही किया है। चलिए अगला प्रश्न। अगर थोड़ा सा स्पीड अगर बोल रहे हैं हम, तो आप वीडियो को रोक करके आप प्रश्नों को आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि, देखिए उसी तरह का प्रश्न आ गया पुनः कि एक अंतरिक्ष यात्री अपनी सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि, तो क्यों होता है, क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपको सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न। प्रसव तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार करना है। ठीक है, तो फर्स्ट में है कि एक कीड़ों को नष्ट कर सकती है, एक कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, तीसरा में है इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है, और चौथा है शौचालय दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है। तो देखिए जो होगा इसका आंसर, इसमें आपको परास्रव तरंग की बात कर रहा है। ठीक है, परास्रव तरंग की तरंग 3 प्रकार के आप पढ़े होंगे, तो परास्रव तरंग की बात कर रहा है, तो क्या होगा, इसमें सभी जो है वो क्या है, सही है, सभी स्टेटमेंट क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, सभी स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न। परास्रव एवं ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है, इसमें बताना है कि परास्रव तरंगें हैं, इसकी ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है, तो इसकी होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न। एक जैव पत्ती जिसमें परास्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है, देखिए सोनोग्राफी में जो है उसका उपयोग आप लोग कर सकते हैं परास्रव तरंग का। ठीक है, अगला प्रश्न। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकती है और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण जो है वे पराध्वनि तरंग निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होता है, तो इसी के द्वारा क्या है वो उड़ पाते हैं और अपना शिकार कर पाते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, फर्स्ट में है हृदय अपस्रव आवृत्ति पर कंपन करता है, दूसरा है ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है, इसमें क्या कह रहा है, गैस में अधिक होती है, तो भी स्टेटमेंट क्या है, सही नहीं नजर आ रहा है। अगला है मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, और 4 में परास्रव ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। देखिए चौथा प्रश्न सही लग रहा है। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट सही लग रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, 2, 3 तथा 4 सही है, ऑप्शन नंबर क्या सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही इसका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न। पराध्वनि जेट की उड़ान के कारण क्या होता है, ये आपको बताना है 20वां प्रश्न में कि पराध्वनि जेट की उड़ान के कारण क्या होता है, तो जो है ओजोन लेयर में क्या होता है, बाधा देते हैं। क्या होता है, ओजोन लेयर में बाधा होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, देखिए डेसिबल जो है वायु में ध्वनि की मात्रा को मापने के लिए काम में लाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा 22 का। चलिए अगला प्रश्न। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग हैं। डेसिबल इकाई का प्रयोग जिसके मापने में होता है वह है, तो क्या है, ध्वनि की तीव्रता। देखिए ध्वनि की तीव्रता का मात्रा की होता है क्या, डेसिबल, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए दोस्तों, मैं एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से सेट किया है ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो पाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। जब दो लोग आपस में, ठीक है, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। देखिए ये सब जो प्रश्न है आप अगर 1 से 2 बार देख लेंगे वीडियो को तो आसानी पर याद हो जाएगा और आप एग्जाम में सही कर पाएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है प्रश्न कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। देखिए जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो लगभग 30 डेसिमल की ध्वनि उत्पन्न होती है। कितने डेसिमल, 30 डेसिमल। ठीक है, कितना डेसिमल, 30 डेसिमल, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न। 100 डेसिबल का नॉइज का प्रबलता स्तर संगत होता है। आपको बताना है कि 100 डेसिबल का जो नॉइज है, ठीक है, का प्रबलता स्तर संगत होगा, मतलब वो सुनाई देगा या नहीं देगा। ठीक है, किससे उत्पन्न होगा बात बताना है। तो चलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, जो है ये जो शोर उत्पन्न होता है वो होता है यंत्र कारखानों के शोर से। ठीक है, यंत्र कारखानों के शोर से उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न।
मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है। देखिए मनुष्य कितना डेसिबल तक सह सकता है वो बात बताना है। तो मनुष्य को जो सहन सीमा जो है, ठीक है, शक्ति जो है वो है 85 डेसिबल तक। कितने डेसिबल तक है? 85 डेसिबल तक। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, किस स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? देखिए 80 डेसिबल से अगर ऊपर अधिक हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? हानिकारक ध्वनि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, है मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है, अभी देखे थे तो मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर जो है वो है 60 डेसिबल तक। इसके अनुसार मारेंगे हम लोग 60 डेसिबल तक। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ें सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? देखिए जो इसका कारण है वो है आपको ध्वनि का वेग क्या होता है कि इस बात में वायु की अपेक्षा अधिक होती है, इसके कारण से यह ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, क्या आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, जब सितार और बांसुरी पर एक ही रबर बजाया जाए तो उनमें से उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। तो इसमें किसके कारण हम लोग अंतर स्पष्ट कर सकते हैं? तो इसका कारण जो है वो है ध्वनि गुणता या क्वालिटी। किसके कारण है? ध्वनि गुणता या क्वालिटी। सितार का क्वालिटी अलग होगा और जो बांसुरी क्वालिटी अलग होगी। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? इसे बताना आपको है कि सबसे तरंग लंबाई जो है वो किसका अधिक होता है? तो रेडियो तरंगों की तरंग लंबाई सबसे क्या होती है? अधिक होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? मतलब कौन सा तरंग का प्रयोग किया जाता है टीवी रिमोट में? तो वो होता है रेडियो तरंग। कौन सा तरंग होता है? रेडियो तरंग। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? देखिए सही जो प्रश्न है आपको एनसीईआरटी मिल जाएंगे। अगर एनसीईआरटी को सही से पढ़े होंगे ध्वनि चैप्टर को क्लास 9 का, तो आप बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो कह रहा है कि टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? मतलब वही दूरस्थ रिमोट की बात कर रहा है, तो उसका भी आंसर क्या होगा? उसका होगा इंफ्रारेड या मतलब कि अवरक्त किरणें। ठीक है, इंफ्रारेड या अवरक्त किरण। देखिए प्रश्न को पूछने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा, अगला प्रश्न है देखिए आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ये तो प्रश्न हो गया था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हम लोग हैं। हाँ देखिए, टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? तो जो विकिरण, देखिए प्रश्न वही है लेकिन इसका पूछने का तरीका क्या है? अलग है। ठीक है, ठीक है, पूछने का तरीका क्या है? अलग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और रक्त किरणें या इंफ्रारेड किरणें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्नों को अगर साइंस से करेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि आप 100% आप सफल होंगे। अब आप खुद कर भी रहे होंगे प्रश्नों को। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो इसे बताना है कि जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो पहले हमें क्या नजर आता है? तो पहले क्या हम सुन पाते हैं? हम लोग पहले साउंड सुनते हैं कि ना, पहले शब्द और इसके बाद दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। क्या कर रहा है? तो मतलब टीवी का स्विच ऑन करने पर शब्द और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ठीक है, क्या है? दोनों एक साथ शुरू होते हैं। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ध्यान से पढ़ लीजिए प्रश्न को, आंसर कीजिए, आंसर ए होगा। अगला प्रश्न, सॉरी देखिए थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखिए ये प्रश्न क्या है, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। तो जो दूरदर्शन प्रसारण होता है उसमें चित्र संदेशों का संचरण जो होता है वो होता है आयाम मंडलम द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों का प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक क्या है? प्रयुक्त तकनीक क्या है? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी होगा, आवृत्ति आरोपण। क्या है? आवृत्ति आरोपण। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति क्या होगा? ठीक है, 30 तरंगों की प्रेषित जो करता है उस तरंगों की आवृत्ति जो होता है वो 10 मेगाहर्ट्ज होती है।
ये कितना होती है 10 मेगाहर्ट्ज। इसको निकाल सकते हैं आप, मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, उस फार्मूला के आधार पर इसे निकाल सकते हैं। क्या होता है कि एन बराबर जो होता है सी बटा हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा सी बटा रेडियो स्टेशन से मीटर बैंड की दूरी, जिसे सूचित करते हैं हम लोग हैं आई से। ठीक है, तो सी की चाल क्या होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और आई दिया हुआ है 30। ठीक है, अगर इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 10 मेगाहर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग हैं। चलिए, आपको लास्ट प्रश्न था, तो ये ध्वनि चैप्टर का पूरे प्रश्न कर दिए। अगर इन प्रश्नों को आप कर लेंगे तो आप आसानी पूर्वक सफलता पा लेंगे। दोस्तों मैं वादा करता हूँ, अगर आप सफल नहीं हुए इन प्रश्नों को सेट को, जो भी मैं सेट बनाऊंगा इस सेट को प्रश्न को पढ़ करके अगर आप सफल नहीं हुए, सफलता नहीं प्राप्त किए, ठीक है, तो मैं उस दिन से वीडियो बनाना भी छोड़ दूंगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी दोस्तों को धन्यवाद। जय हिंद।